माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके श्री माता पिता को प्रणाम करता हूँ। खासतौर से यहाँ जो युवा वर्ग उपस्थित है उसको विशेष रूप से इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे लिए रुका हुआ है। वैसे ये मुझे भ्रांति है कि वो मेरे लिए रुका हुआ है। सामान्यतः मुझे देखकर बहुत सारे लोगों को अपनी जन्मपत्री याद आती है। ये मेरे साथ एक ऐसा द्वंद्व है जिससे मैं खुद बहुत जूझता रहता हूँ और इसीलिए मैं पहले ही आपसे कह दे रहा हूँ, मुझसे कुछ पूछना नहीं, सब गलत बताता हूँ। मैं कर्मपत्री को जानता हूँ और मैंने कर्मपत्री देखना सीखा। जन्म से पहले भी कुछ कर्म होते हैं, जन्म के बाद भी कुछ कर्म होते हैं और बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जो दुख देते हैं और जिन्हें हम जानबूझकर करते हैं। और उन कर्मों को सुधारना ये भारतीय परंपरा, भारतीय अध्यात्म का दायित्व है और उसी परंपरा से चूंकि मैं भी आता हूँ इसलिए मैंने उसे सीखने का और लोगों को बताने का एक संकल्प लिया था लगभग 25 वर्ष पूर्व। तो कर्मपत्री की बात करते हैं। मुझे ये कहा गया था कि एक मोटिवेशन आपको देना है लोगों को, लेकिन रोटरी में मुझे आसानी से कोई डीमोटिवेटेड दिखता नहीं। रोटरी से मैं पहली बार तब जुड़ा था जब 91 में मैंने मुरादाबाद रोटरी से मैं जुड़ा था। वहाँ कुछ कार्यक्रम थे और तब से लगातार मैं रोटरी से जुड़ा रहा हूँ। हंसते खिलखिलाते चेहरे वहाँ रहते हैं, बहुत सारी बातचीत करते हैं, खुश रहने वाले लोग वहाँ पर हैं क्योंकि वह सब सेवा करते हैं। इसलिए आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप डीमोटिवेटेड हैं? नहीं। हाथ लेकिन एक ने उठाया, बाकी लोगों ने कुछ नहीं कहा। क्या है डीमोटिवेटेड? देखिए आजकल मोटिवेशन को लेकर, चूँकि मैं बहुत छोटे में अपनी बात ख़त्म करूँगा और उसी में मुझे लगता है कि मोटिवेशन, अगर मैया की कृपा होगी तो मोटिवेशन मिल भी जाएगा। लेकिन मैं बात शुरू करूं उससे पहले एक बधाई देना चाहता हूं कि आपने उन महिलाओं का सम्मान किया जो महिलाएं इस समाज को और मुझ जैसे आप लोगों को बनाती हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं मेरे जीवन में 2 महिलाओं से बना हूँ, पुरुष से नहीं। पिता बहुत कम उम्र में साथ छोड़ गए थे। मेरी माता ने, मेरी बहन ने मेरे को पाला पोसा। मैं मुनि जी के साथ रहता था तो वहाँ पर भी हमारे मुनि जी के एक शिष्या थी, बड़ी माँ उनको बोलते थे सब लोग, मैं भी वही कहता था। उनकी मदद से 2 रोटी सुबह शाम मिल जाती थी। और जिन्हें मैं अपनी गुरु माँ कहता हूँ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी और माँ शारदा। माँ शारदा के बारे में आपने सबने सुना ही होगा। उनकी कृपा से बहुत कुछ सीखने को मिल गया, समझने को मिल गया। मैं अब जो आपसे बात करने जा रहा हूं, अब मुझे मालूम है बहुत सारे लोग अभी भी ये टकटकी लगाए देखे रहे होंगे कि अभी मेरे सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र कहाँ है। आपके सारे ग्रह मेरी जेब में हैं और इससे ज़्यादा कुछ ना कह के ज्योतिष के बारे में मैं 2-4 चीज़ें कहता हूं। लोग कहते हैं वो डीमोटिवेटेड हैं। मेरे ख्याल से मोटिवेशन पे कम से कम 400-500 जगह मैं गया हूँगा, डिफरेंट यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस, क्योंकि पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है और ईश्वर का जो सबसे महत्वपूर्ण उपहार इस धरती पर कुछ हो सकता है तो वह है शिक्षक, और उसने मुझे शिक्षक बनाया और मैं डेलिबरेटली शिक्षक बना। हम लोग डीमोटिवेटेड नहीं होते, हम लोग दरअसल चिंतित होते हैं। हम लोग अनिर्णय की स्थिति में होते हैं, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। हम लोग जब बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं
और जब बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होकर हम कोई कार्य करते हैं तो दरअसल हम उस कार्य से इस कदर जुड़ जाते हैं कि यदि उसमें हमें थोड़ी सी भी कमी रह जाती है तो हम घबराने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं, लेकिन फिर भी डिमोटिवेटेड नहीं होते हैं। दो शब्द हमेशा याद रखिएगा बंधुओं, एक मोटिवेशन और दूसरा इंस्पिरेशन। मोटिवेशन की मनुष्य को आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, बहुत सारे लोग मोटिवेशनल लेक्चर्स अटेंड करते हैं। आश्रम में भी मेरे पास आते हैं कि डिमोटिवेटेड हैं तो आपके पास आ गए, और मैं उनसे क्या कहता हूँ, जाओ पत्ते बीनो, पेड़ों को पानी दो, फूलों की केयर करो, यज्ञशाला की लिपाई करो, और उसी से वो मोटिवेटेड हो जाते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे मैं किस चीज की ओर इंगित कर रहा हूं। मोटिवेशन एक इंपोजिशन है जो बाहर से आपके ऊपर लादा जाता है, जो शब्दों के माध्यम से, क्रियाकलापों के माध्यम से, नाना प्रकार की शायरी के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से मैं आप पे अपने थॉट्स को इंपोज करता हूं। दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। और चूंकि ये इंपोजिशन है, इसलिए ये एक ऐसा गुब्बारा होता है जो थोड़ी सी देर में हवा छोड़ देता है, पुस हो जाता है। इसलिए एक व्यक्ति जो सुबह 9 से 11 एक मोटिवेशनल सेशन अटेंड करके आता है, उसे रात में फिर 9 बजे मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये एक अस्थायी चीज है, इस पर ज्यादा फोकस मत कीजिए, इंस्पिरेशन पर काम कीजिए। इंस्पिरेशन इवोल्यूशन होता है, हृदय में होती है, प्रेरणा जिसे कहते हैं। मोटिवेशन की जरूरत मनुष्य को नहीं है, मनुष्य को इंस्पिरेशन की जरूरत है। और इंस्पिरेशन के लिए कुल 3-4 चीजें मैं आपसे करने को कहूंगा, और वो अपनी जिंदगी में उतार लीजिएगा। आपके पास किम कर्तव्य विमूढ़ता जैसी कभी कोई चीज नहीं होगी। मीन्स व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ऐसी कोई चीज आपके पास नहीं होगी। और यदि आपके पास आपका लक्ष्य है और लक्ष्य स्पष्ट है, तो लक्ष्य की इतनी बड़ी ऊर्जा होती है कि दुनिया में आपको किसी और चीज की ऊर्जा लेने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल हमारा समाज एक लक्ष्य विहीन समाज है। स्कूल में गए, पढ़ना है, पढ़ लिए, आगे पढ़ना है, पढ़ लिए, उसके आगे पढ़ना है, पढ़ लिए। क्यों पढ़ लिए? क्योंकि पैसा कमाना है, या कहीं सूटेड बूटेड होकर अपने आप को दिखाना है, इसलिए हम पढ़ते हैं। पढ़ाई का लक्ष्य नहीं हमारे पास कोई, हमें उसकी जरूरत क्या। अभी मैं झारखंड के टीचर से बात कर रहा था यहाँ आने से पहले, मैं उनको यही कह रहा था, विद्यार्थी को हम एक सेगमेंटाइज्ड पार्ट में देखते हैं। हाथी को कोई पूंछ देखता है, उसी तरीके से हम विद्यार्थी की जब बात करते हैं तो उसमें पूरे मनुष्य को नहीं देखते, एक पढ़ने वाले बच्चे को देखते हैं। क्या वो बच्चा अपने घर से अलग होकर स्कूल आता है? नहीं आता। अपने समाज से अलग होकर स्कूल आता है? नहीं आता। अपनी ड्रेस से, अपनी भूख से अलग होकर स्कूल आता है? नहीं आता। तो हम एक विद्यार्थी को संपूर्ण मानव के रूप में क्यों नहीं देखते? यही चीज हमारे साथ लक्ष्य की होती है। हमने पढ़ लिया, नौकरी कर लिया, अब क्या? फिर हम कुछ लोगों से मिलते जुलते हैं, मिल लिए जुल लिए, अब क्या? कभी आप में से सोचते होंगे लोग, कभी कभी रात में जब, अब हालांकि वो वाले दिन तो रहे नहीं कि हम तारों की छांव में बैठते थे, तारे गिनते थे और सोचते थे, लेकिन फिर भी कभी तो आप सोचते थे कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं हूं कौन, मैं आया कहां से हूं, मेरे अंदर ये आत्मा कहां से आई है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर है महानुभाव, लेकिन उत्तर लेने का प्रयत्न हम नहीं करते, क्योंकि जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं। एक प्रोग्राम बनाना एक अलग बात है, एक लाइफ की पॉलिसी बनाना एक अलग बात है। अभी मैडम ने कहा था, जो पीसीएस हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, लाइफ की पॉलिसी। इससे मिलती जुलती बात थी। लाइफ की पॉलिसी क्या है? मैं 10 साल बाद क्या करूंगा, जब मैं 30 का होऊंगा क्या करूंगा, 40 का होऊंगा तो मेरा मकाम क्या है, 50 का होऊंगा मेरा मकाम क्या है, 70 का होऊंगा मेरा मकाम क्या होगा। और इसीलिए भारतीय अध्यात्म में एक वर्णाश्रम की स्थापना की गई। वर्णाश्रम से मतलब जाति से नहीं है, ये बहुत गलत लोग बता रहे हैं आजकल। इट इज नॉट।
कास्टिज्म, इट हैज नथिंग टू डू विद द कास्टिज्म। वर्णाश्रम का मतलब है 25-25 साल में आपको अपने जिंदगी के लक्ष्य के बारे में रीडिफाइन करके उस रास्ते पर चलना है। यही सबसे बड़ा चूक होती है हम लोगों से, और इसीलिए हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। डीमोटिवेशन कोई होता ही नहीं है, आपके अंदर वो इंस्पिरेशन है, बस उसको जागृत करना होता है। और हम मान्यवर इस दुनिया में बहुत सारे लोगों से मिलने लगे हैं इंटरनेट के माध्यम से, लेकिन एक व्यक्ति अगर छूट रहा है तो पता है वो कौन? खुद। मैं मेरे साथ बैठने का समय नहीं रखता, मैं सारी दुनिया से मिलने का समय रखता हूं, लेकिन मैं मेरे पास बैठने का समय नहीं रखता हूं। और इसीलिए जब काम का बोझ मेरे ऊपर बढ़ता चला जाता है तो उसके बाद मैं घबराने लगता हूं। उस घबराहट को, उस घबराहट में जो अकुलाहट होती है उसको, उसकी व्याकुलता को, और उसमें जब मैं इधर उधर रास्ते भटकना शुरू करता हूं, उसको मैं डिमोटिवेशन कहता हूं। माने वो डिमोटिवेशन नहीं है, वो कंफ्यूजन है। वो इसलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि मेरी रूटीन डिसिप्लिन नहीं है, मेरी थॉट प्रोसेस डिसिप्लिन नहीं है, मुझे करना क्या है इसकी कोई पॉलिसी मेरे पास नहीं है। बस मिले जुले ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, लेकिन वो सब जब खत्म हो जाता है तो मेरे पास कोई थॉट नहीं बचता। इसलिए मैं व्याकुल हो जाता हूं, अकुलाता हूं, और उसको मैं डिमोटिवेशन कहता हूं। बाकी डिमोटिवेशन कुछ होता ही नहीं है। अब वो व्यक्ति जो मेरे अंदर है, एक व्यक्ति जो आपको दिख रहा है, मैं, मेरा एक नाम है, लेकिन एक व्यक्ति जो मेरे अंदर है, इस पर काम करना है। और बड़े दुख की बात है ये। अभी अभिषेक जी ने बताया हुआ कि स्कूल में पढ़े हैं, सचिन जी उसके डायरेक्टर हैं। तो यहाँ पर फिर मुझे पता चला बहुत सारे और स्कूल से भी लोग हैं जिनके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। बड़े खुशी होती है स्कूल के चलाने वाले लोगों से या टीचर से मिलकर, और वो मेरी बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ। पढ़ाई किससे होती है? क्या किताबों से पढ़ाई होती है? जब किताबें नहीं थी तो भी तो लोग पढ़ते थे। पूरे वेद लिखे गए थे क्या पढ़ने से पहले? याद रखा गया था। शतपथ ब्राह्मण, रामायण, और न जाने कितने ऐसे ग्रंथ जिसमें एक ग्रंथ है जिसे सब जानते हैं, पढ़ा भले ही ना हो, देखा भले ही ना हो, जानते सब है, और उसका नाम है गीता। ये सारे ग्रंथ क्या लिखे गए थे? किसी पब्लिशर से छपवाए गए थे? इसका मतलब किताब से पढ़ाई नहीं होती है। फिर बिल्डिंग से पढ़ाई होगी। बिल्डिंग में तो सुविधा होती है, पढ़ाई में तो आनंद होता है, सुख होता है, वो बिल्डिंग से थोड़ी मिलता है। तो फिर भगवान बुद्ध वो तो पेड़ के नीचे बैठे थे। हमारे गुरुवर स्वामी विवेकानंद जी घूमते रहे सारी दुनिया में। मैंने खुद अपना जीवन देखा है, कई कई दिन तक कोई आशियाना नहीं मिलता था, रोटी नहीं मिलती थी, फिर भी पढ़ी ली। अभी दीदी ने बताया मैंने PhD की है, मैं तो भूल जाता हूँ। तो इसका मतलब पढ़ाई बिल्डिंग से भी नहीं होती है, फिर किससे होती है? शिक्षक से। अभी बाहर मैं भैया का नाम मिस कर रहा हूँ, सिंह साहब ने एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न किया था, बहुत अच्छा प्रश्न मुझे लगा। क्या गुरु सारे पाप हर लेता है? भाटिया जी, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, यहीं पे हैं, उनका फोटो भी है उसमें, दलजी जी। तो गुरु क्या सारे पाप हर लेता है? बिल्कुल नहीं हरता, उस पर इतनी फुर्सत नहीं है। क्या भगवान को मिठाई चढ़ाने से सारे पाप हर लिए जाते हैं? बिल्कुल नहीं, भगवान मिठाई नहीं खाते। गणेश जी भी जामुन ज्यादा खाते हैं। पाप कौन हरता है? मेरा कर्म। और जब ये नहीं हरे जाते हैं तो यही दुख देते हैं जब हम कहते हैं ये ग्रह नक्षत्र हमारा खराब है। लेकिन इस ग्रह नक्षत्र को ठीक करने के लिए या मेरे अंदर की जो इंस्पिरेशन है उसको उभारने के लिए जो जरूरत है वो उस व्यक्ति को छूना है जो मेरे अंदर बैठा हुआ है। और ये कैसे छुआ जाता है ये मैं आपको बता रहा हूं। जिंदगी में आपको कभी कंफ्यूज होने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी।
सबसे पहले उगता हुआ सूरज देख लो। अगर उगता हुआ सूरज देखते हैं, चाहे मैं आप कहेंगे तो न्यूरोलॉजिस्ट की भाषा में बता सकता हूं, साइकियाट्रिस्ट की भाषा में बता सकता हूं, 100 बिलियन न्यूरॉन्स, जिसमें 86 बिलियन न्यूरॉन्स काम करते हैं, मैक्सिमम काम करते हैं हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स जब सूर्य उग रहा होता है। उसे देख लो, 20 मिनट उसके सामने बैठ जाओ, आप कभी ना कभी कंफ्यूज होगे, ना जिंदगी में आसानी से कोई परेशानी होगी। और एक भैया ये पूछ रहे थे अभी 7.5 के बारे में बताना, मैं बता रहा हूं आपको, बस 20 मिनट में 7.5 साल की 7.5 खत्म। ये बात ताली बजानी चाहिए इसको। उगता हुआ सूरज जो व्यक्ति नहीं देखेगा वो जिंदगी भर पीड़ित रहेगा, परेशान रहेगा, डिमोटिवेटेड रहेगा, उसके अंदर किम कर्तव्य विमूढ़ता बहुत अधिक होगी और वह बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाएगा, दूसरों पर डिपेंड करेगा। और जो व्यक्ति दूसरों पर डिपेंड करते हुए जिंदगी में कुछ अच्छा कर लेता है तो मैं उससे कहता हूं तुम भाग्य की खा रहे हो। इससे अच्छा भाग्य किसी का क्या, आपने कुछ नहीं किया फिर भी आपको पापा जी से बहुत कुछ मिल गया। तो सूर्य उगता हुआ देख लीजिए। दूसरी बात, देना शुरू कीजिए। आपको समाज ने, माता पिता ने बहुत कुछ दिया है, आपको नहीं पता कितना दिया है, क्योंकि हम शायद अब उतने संवेदनशील नहीं रह गए। ये जो पानी हम पीते हैं और बहा देते हैं, आपको ये बताता हूं, 1 किलो चावल उगाने में, 1 किलो चावल उगाने में 8000 ग्राम से ज्यादा पानी लगता है। जो हम पार्टीज में ऐसे गेहूं की रोटी छोड़ देते हैं, चावल छोड़ देते हैं, सब्जी छोड़ देते हैं, ये समाज के उन लोगों ने अपनी खून पसीने की मेहनत से खोजा था। ये पैदा ही नहीं हो गया था किसी चमत्कार से, ये खोजा था और खोज के ये हम तक आया है। और उसके बाद ये हम वेस्ट करते हैं। आज हमारे पास 0.3% पानी बचा है और सचेत नहीं हुए तो 2003 में, आज आपने मुझे बोतल दी थी पानी पीने की, 2030 में आप मुझे वाटर कैप्सूल दे रहे होंगे। 2030 अब आ गया। शादियों में लोग एक दूसरे को कैप्सूल्स भेंट किया करेंगे, बहू को मुंह दिखाई में क्या दे रहे हैं? पानी के कैप्सूल। ये किस लिए? क्योंकि हम उस अंदर के व्यक्ति के साथ न्याय नहीं कर रहे, जो मुख्य है, जो मेरी आत्मा का है, मैं उसके साथ न्याय नहीं कर रहा हूं। तो दिनचर्या अनुशासित और देना सीखिए, समाज को लौटाना सीखिए। आप लोगों से कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जितना कहूंगा उससे कहीं ज्यादा तो आप एक दिन कर देते हैं। रोटरी को कौन नहीं जानता दुनिया के अंदर। अपने लिए ताली बजाइए और मैं भी बजाता हूं आपके लिए ताली। बहुत वक्त पहले जब मुझे स्कूल जाने में दिक्कत होती थी तो भी मुझे एक मेरे रोटरी के मित्र ने साइकिल दी थी, और मैं अभी सुन रहा था 2800 साइकिल फिर से बचने वाली है। तो मुझे मेरे वो दिन याद आ गए। धन्यवाद। तो वापस लौटाने के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मानसिक शांति। जो काम का नहीं है उसे छोड़ दीजिए। आप देखिएगा मोबाइल पर 90% जो आपकी अटेंडेंस होती है वो यूजलेस होती है। मोबाइल पर वो सिर्फ कैरम खेला जाता है दूसरे अंदाज में, उसमें कुछ करते नहीं हैं हम। छोड़ दीजिए हर वो चीज़ जो आपकी ऊर्जा समाप्त कर रही है, ऊर्जा चूस रही है, वो आपके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करेगी। छोड़िए उसको। जिस चीज़ की आवश्यकता है उसका उपयोग कीजिए और भरपूर उपयोग कीजिए। जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है उसका उपयोग मत कीजिए, उसे पालिए मत। वो हमारे आपके लिए एक भयंकर कंटक है, कांटा है, वही हमको डिमोटिवेट करता है, क्योंकि उसके रेडिएशंस हमारे ब्रेन में इंटरवीन करते हैं और धीरे धीरे हमारे जो ब्रेन को 20% ऑक्सीजन हर वक्त चाहिए, पूरी बॉडी की 20% ऑक्सीजन ब्रेन को चाहिए, और जो पानी चाहिए 70% वो सूखता चला जाता है। और जब ये दोनों चीज़ें सूखती हैं घबराहट होनी शुरू होती है, और उसी घबराहट का फायदा डॉक्टर्स को भी मिलता है, उसी घबराहट का फायदा मोटिवेटर्स को भी मिलता है। आपको एक्चुअली पानी चाहिए, मोटिवेशन नहीं चाहिए। तो पहली चीज, लक्ष्य जीवन में स्पष्ट हो,
दूसरी चीज उगता हुआ सूर्य आपको देखना है। तीसरी चीज लोगों को वापस करना है, समाज को लौटाना है, देश को लौटाना है। और चौथी चीज शांत रहने की कोशिश करनी है। हम कैसी शांति चाहने लगे हैं जिसमें बाकी सब शांत रहे, मैं बोलता रहूं, जबकि शांति कहाँ होती है? अपने अंदर। बिल्कुल ठीक है, सब बोलते रहो। मुझे अगर उस बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने में गुम, सबको ये लगेगा मैं बहुत ध्यान से सबको सुन रहा हूं, लेकिन एक्चुअली मैं किसी को भी नहीं सुन रहा होता हूं। घंटी बज गई। अनुशासन बहुत आवश्यक है, इसीलिए मन को शांत रखना शुरू कीजिए। कैसे आएगी? सेवा से, जो आप करते हैं। भजन, आप कैसा गाते हैं ये आपके पड़ोसियों की चिंता होनी चाहिए, आपकी नहीं। आप गाइए, और क्या आलाप तानसेन लेते होंगे जो आप लेंगे, आप लीजिए। अगर वो दीवारें भेद कर पड़ोसी तक पहुंच रहा है तो वो आके आपको खुद कहेंगे भोला नीचे सर। लेकिन भजन कीजिए, और दिन में 10 मिनट उसको याद जरूर कीजिए जिसने हमें सब कुछ दिया है। नहीं तो हमारे पास तो इतनी भी ताकत नहीं कि हम दांत अपने हिसाब से लगवा लेते हैं। हमने हमारी नाक जो हम लगवा के आए, हमारी आवाज़ जो है, हमको जो भी कुछ जहाँ से भी मिला उसको सुबह और शाम ज़रूर याद कीजिए, 10-10 मिनट बस। आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। और इंस्पिरेशन के लिए एक चीज़ और बताता हूँ, अपनी ज़िंदगी में जीते जागते रोल मॉडल्स बनाइए। वर्चुअल रोल मॉडल से ज़िंदगी नहीं चलती। और उन लोगों को रोल मॉडल्स बनाइए जिनके पास तप हो, जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत साधारण अवस्था से कुछ बहुत बड़ा कर कर दिखाया हो, अपने दम पर, अपने ईश्वर के दम पर। और आप कोई भी काम करें, अध्ययन जरूरी है। आप कोई भी काम करें, थोड़ी सी रिसर्च उस पर कीजिए, उसके बाद आप घूमिए फिरिए, कोई फर्क नहीं, क्योंकि फिर आप कहीं भी घूम रहे होंगे, आपकी ज़िंदगी में आपका अनुशासन घूम रहा होगा आपके साथ, लक्ष्य घूम रहा होगा आपके साथ, और उस वक्त आपके ब्रेन की फंक्शनिंग मैक्सिमम होगी। हमारे विद्यार्थी और हमारे विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले, जिसमें मैं शामिल हूँ, सारे शिक्षक गण शामिल हैं, हमें ये कभी नहीं सिखाया जाता स्टूडेंट लर्न्स फ्रॉम द एप्रोप्रिएट ब्रेन। ब्रेन के ऊपर हमारी शिक्षा में कोई काम ही नहीं होता। ये ऐसी अद्भुत शिक्षा प्रणाली है जिस पर ब्रेन, जिससे हम पढ़ते हैं, उस पर काम नहीं होता। तो हम अपने ब्रेन पर काम करें, ईश्वर के सानिध्य में जुड़े रहें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये सूर्य से लेकर राहु तक ये जितने भी बदमाश घूमते फिरते ना ऊपर, सब ठीक हो जाएंगे। सेवा, लक्ष्य, जुझारूपन, कर्मठता, थोड़ा सा अध्ययन और सुबह शाम प्रभु की महिमा, इसको अपने हृदय में बसा के रख लीजिए। प्रभु चाहेगा सब अच्छा, सब अच्छा होगा। आप लोग खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए, खूब धन्यवाद। आपने जो है आत्मचिंतन का, और मैं बहुत ही थोड़े शब्दों में आपने जो आपका मिशन है, परिवर्तित हो, परिवर्तन करो, उसका मुझे जान हुआ। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों का धन्यवाद। आप सब लोगों का धन्यवाद कि आपने मुझे सुन लिया। दोस्तों, आभार गुरु जी का। एक बार जोरदार तालियां गुरु जी के लिए। गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड यू ऑब्लाइज्ड। I'm obliged. Thank you. Thank you.